फ्रेंड्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोगों को मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा से पढ़ना है। देयर आर मैनी पॉपुलर मेथड। मैंने अपन कल डिस्कस किया था कि भाई बहुत सारी मेथड्स है जिससे प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट जो ये मेथड जो सबसे ज़्यादा फॉलोड मेथड है वो है डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी और मेथड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी पे। In this method, an investigator himself or an enumerator appointed by him visit personally to the field and collect the necessary information। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये पर्सन, ये इन्वेस्टिगेटर है, ये है वो पर्सन जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। या फिर इन्वेस्टिगेटर खुद जाके यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, या फिर इसने एक बंदे को अपॉइंट किया है जिसको इस बोलते हैं एन्यूमरेटर, वो इससे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे पर पर्सनली जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन वांट्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर ऑफ सनत तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ही मस्ट गो टू सनत टू कॉन्टैक्ट द फार्मर एंड ऑब्टेन द डेटा रिगार्डिंग देयर कंडीशन। क्या बोल रहे हैं कि एक फार्मर की कंडीशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्टेन की, या आपने किस मेथड से ऑब्टेन की है, ये आपने डायरेक्ट इंक्वायरी से ऑब्टेन की है। सिमिलरली, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन नोइंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स ऑफ अहमदाबाद सिटी पर्सनली मीट द स्टूडेंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी स्कूल देन आस्क द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू देयर हेल्थ एंड कलेक्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बाय देम। अगर किसी हेल्थ स्टूडेंट्स की हेल्थ रिलेटेड डेटा मुझे कलेक्ट करना है और मैं उनके पास जाके पर्सनली उनसे डेटा कलेक्ट करके आ रहा हूँ, तो ये भी क्या अपन कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंक्वायरी का बेसिक मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अपन आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे अपन खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड करेक्ट। इस मेथड से जो डेटा मिलता है वो कैसा होता है, एक्यूरेट मतलब एकदम परफेक्ट एंड रिलायबल, करेक्ट, एकदम करेक्ट। ड्यू टू फेस इंटरव्यू विद द रिस्पॉन्डेंट, एन्यूमरेटर कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन और डाउट और एनी कन्फ्यूजन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मैं वहाँ पे पर्सनली जाके उससे बोलते हैं ना इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो अगर मेरे कोई क्वेश्चन में उसको कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको उसी टाइम पे खुद से क्लियर कर पाऊंगी। तो इसीलिए बोल रहे फेस टू फेस इंटरव्यू की वजह से सामने वाले रिस्पॉन्डेंट को अगर कुछ डाउट हो तो वो ईजिली कन्फ्यूजन ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। By personal interview, enumerators sometimes get supplementary information of the respondent which may be used at the time of interpretation of result। ऐसा बोल रहे हैं, जब अपन इंटरव्यू करने जाते हैं तो कोई कोई अपन लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अपन को कहीं और काम आती है। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अपन को रिजल्ट को इवेल्युएट करने में और ज़्यादा मदद करती है। दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। जब आपकी लिमिटेड फील्ड ही है और आप पर्सनली जाके सबसे इंक्वायरी ले सकते हैं, तो आपको यही मेथड अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये मेथड सबसे बेटर है। Sometimes when the respondent are unwilling to give a particular type of information, the enumerator can get information indirectly by asking supplementary question and giving assurance against the misuse of the information provided by them। क्या होता है, कभी कभी है ना सामने वाला बंदा थोड़ा सा झिझकता है इन्फॉर्मेशन देने में, तो इस टाइम पे अपना ये जो है ना इन्वेस्टिगेटर है वो क्या कर सकता है, उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि उसको ऐसे डायरेक्टली शक ना हो कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर उसको ये बोल सकता है कि आप मुझे आंसर दीजिए, आप निश्चित होकर आंसर दीजिए, मैं इन्फॉर्मेशन किसी और को लीक नहीं करूंगा। ये जो मैंने टिक किया है ना, वो आप भी टिक कर लीजिए, ये मेन वर्ड्स है। ठीक है, आगे। दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा नंबर ऑफ एन्यूमरेटर मतलब इन्वेस्टिगेटर लगते हैं, क्योंकि एक बंदा पूरे बोलते हैं ना सिटी में नहीं घूमेगा ना, अलग अलग लोग घूमेंगे। तो ये मेथड में मोर टाइम और मोर नंबर ऑफ एन्यूमरेटर रिक्वायर्ड होती है। ये मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप लोग इतने एन्यूमरेटर को अपॉइंट करोगे तो सबको सैलरी पे करोगे, तो ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा दिक्कत होगी। और कभी कभी इन्फॉर्मेशन इस मेथड से रिलायबल नहीं होती, तो तुम लोग बोलोगे दीदी ऊपर तो बोला कि रिलायबल है, हाँ रिलायबल ही होती है, पर कब रिलायबल नहीं होती, अगर जो आपका एन्यूमरेटर है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गया है वो ट्रेंड ही नहीं है डेटा कलेक्ट करने में, तो वो क्वेश्चंस पूछेगा वो प्रॉपर नहीं होंगे। अगर क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं होंगे तो आंसर भी प्रॉपर नहीं होगा, इस वजह से आपका डेटा रिलायबल नहीं होगा। ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए किसके, डायरेक्ट इंक्वायरी के। अब आते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी पे। In any of the following situations, the investigator contact an organization or person capable of conducting inquiry and gets relevant information from such organization or person। ठीक है, कब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बंदा
ये इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली इसके पास नहीं जाता, किसी और बंदे के पास जाता है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी करता है, तो उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। मतलब डायरेक्टली उसके पास नहीं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जो हम लोगों को इस इंक्वायरी में हेल्प कर सकता है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम उसके पास जाते हैं। ये मेथड कब फॉलो की जाती है? जब अपन के पास डायरेक्ट सोर्स अवेलेबल नहीं है, फील्ड ऑफ इंक्वायरी इतनी ज़्यादा लार्ज है कि मैं पर्सनली एक एक बंदे को जाके कांटेक्ट नहीं कर सकती, मैं इसीलिए जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि भाई आपके पास इनका डेटा है क्या। व्हेन द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इज कॉम्प्लेक्स, जब इन्फॉर्मेशन जो अपन को ऑब्टेन करनी है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सामने वाला अपन को ईजिली बात नहीं निकालेगा, और व्हेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबेरेबल। और ये मेथड और कब यूज़ की जाती है? जब इन डायरेक्ट इंक्वायरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है, तब अपन लोग क्या यूज़ करते हैं? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। चलो, जब इस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी है। इन दिस मेथड द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। इसमें अपन लोग थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्लियर अपन ने जो फार्मर वाला एग्जांपल लिया था, तो फार्मर की कंडीशन जानने के लिए अपन ने ऊपर तो क्या किया, डायरेक्टली फार्मर से कांटेक्ट किया। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फार्मर से कांटेक्ट नहीं कर रहे, तलती मतलब जो है ना फार्मर को कंट्रोल करता है ना, उनका एक एसोसिएशन होता है ना, उसको कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, पर्सनली अपन फार्मर्स को विजिट नहीं कर रहे, पर अपन इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों से लेके आ रहे हैं। सेम तरीके से आगे, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन इन्फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन स्टेटस ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री हैविंग 2000 वर्कर्स अप्रोचेज द मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हु हैज कैपेबल रिकॉर्ड ऑफ द वर्कर ऑफ द इंडस्ट्री। क्या बोल रहे हैं कि यार देख, मैं ये इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर को एक फैक्ट्री में 2000 वर्कर के एजुकेशन स्टेटस के बारे में पता करना है। अब अगर वो पर्सनली जा जाके कलेक्ट करेगा तो ये डायरेक्ट इंक्वायरी, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि 2000 लोगों के पास जाए, उनका डेटा कलेक्ट करे। तो ये बंदा क्या करता है, एक मैनेजर के पास जाता है, उस मैनेजर से सारे एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट कर देता है। तो दिस इज इनडायरेक्ट इंक्वायरी। समझ आया इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या होता है? बट इनडायरेक्ट इंक्वायरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन है, हो सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाए कभी कभी बोलते हैं ना, मिसलीडिंग हो या फिर रिलायबल ना हो। ठीक है, एडवांटेजेस पे आते हैं। ये कब सूटेबल है, जब आपका जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत बड़ी है, तब आपका डायरेक्ट इंक्वायरी काम नहीं आएगा, तब आपका क्या काम आएगा, इनडायरेक्ट इंक्वायरी काम आएगा। तो दिस मेथड इज मोस्ट सूटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड। जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा वाइड होगी तो कौन सी मेथड काम आएगी, ये वाली मेथड काम आएगी। आगे, when a respondent associated with inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to obtain the information। देखो, जब रिस्पॉन्डेंट जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं है, तो आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो जब डायरेक्ट अपन को इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो, तब अपन लोग कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, ताकि अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। थर्ड, ऑब्वियसली बात है, इसमें लेस टाइम, लेस एनर्जी, लेस कॉस्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसा बोल रहे हैं, ये मेथड बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम आती है अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों के क्या हो गए, एडवांटेजेस में आ गए। क्या क्या एडवांटेजेस है वापस देख लो। ये कब सूटेबल है, जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है। ये कब सूटेबल है, जब है ना रिस्पोंडेंट आपको आंसर करने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको किसी थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है। यहाँ पे कॉस्ट भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, एनर्जी भी कम लगता है। यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बहुत सारी जगह पे ये मेथड काम आती है। डिसएडवांटेजेस, when the individual or organization associated with the task of providing information have any prejudice or biased attitude, the information become less reliable। आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी से किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर्सन से कुछ दुश्मनी निकालना चाहे या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्सन बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, तो हो सकता है वो आपको क्या दे, गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, राइट। This method is very useful. The method becomes useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, insufficient or unable to provide information। ये मेथड पूरी की पूरी फेल कर जाएगी अगर थर्ड पार्टी जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं वो आपको आंसर देने के लिए रेडी नहीं है, या फिर वो इतना एफिशिएंट नहीं है, या फिर वो ऑनेस्ट बंदा नहीं है, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो ये मेथड का जो पर्पस है पूरा का पूरा फेल कर जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या ख़त्म हुआ, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब आते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनर पे। अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चंस रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इज मेड। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चनर मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होते हैं। ये क्वेश्चंस जो अपन बनाते हैं अलग अलग लिस्ट को, उसको अपन क्वेश्चनर बोलते हैं।
जो अपन मेथड जिस मेथड ये मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनर, अपन इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ क्वेश्चनर। मेथड ऐसी मेथड जहाँ पे अपन क्वेश्चनर के थ्रू लोगों से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, उस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए ताकि रिस्पोंडेंट उसको ईजिली समझ सके, उसको ईजिली आंसर कर सके। मोर ओवर यहाँ पे जो क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन हो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो, बहुत लंबे लंबे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही समझाया था क्वेश्चनर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के दो मेथड है, या फिर आप उनको पोस्ट भेजिए या फिर आप खुद उनके पास ये क्वेश्चनर लेके जाइए और अपनी इन्फॉर्मेशन भरवाइए। ठीक है, तो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर। एक आइडियल क्वेश्चनर क्या है, एक आइडियल क्वेश्चनर किसको बोलते हैं, मतलब एक क्वेश्चनर को अच्छा कब बोला जाएगा। किसी भी डेटा का सक्सेस डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चनर कितने अच्छे से डिज़ाइन किया है। एक वेल डिज़ाइन, एक प्रॉपरली डिज़ाइन क्वेश्चनर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल क्वेश्चनर। एक वेल डिज़ाइन क्वेश्चनर को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल क्वेश्चनर। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। अपन को ये बातें ध्यान रखनी चाहिए जब अपन एक क्वेश्चनर बना रहे होते हैं। सबसे पहले तो कवरिंग लेटर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, ताकि ये सामने वाले पर्सन को पता चले कि हमने ये क्वेश्चनर किस पर्पस के लिए भेजा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए, जितने कम क्वेश्चन होंगे उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्करेज करता है सामने वाले को कि यार इतना लंबा क्वेश्चनर कौन तो भरे, कौन भर के इनको भेजे। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन होने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप देंगे ना तो सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा वो क्वेश्चनर भरने में। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनर शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। आप उतने ही क्वेश्चंस रखिए जो आपकी इंक्वायरी में नीडेड है। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप डालेंगे तो सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। क्वेश्चनर एकदम सिंपल, शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अलग अलग तरीके आपको है ना, जैसे एकदम क्लियरली पूछने का। जैसे आपने ये पूछा, आर यू एजुकेटेड, द रिस्पॉन्डेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड एजुकेटेड। मतलब एजुकेटेड से आप क्या कहना चाहते हैं, कि आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। आप ये क्वेश्चन पूछिए। इससे अच्छा तो ये पूछो कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन लेवल। आप प्राइमरी तक पढ़े, सेकेंडरी तक पढ़े, हायर सेकेंडरी पढ़े, अप टू ग्रेजुएट, आप अनएजुकेटेड, आपने कभी पढ़ाई ही नहीं की। आप ये पूछो कि आर यू एजुकेटेड, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। भाई मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे ये लिखूँ मैं सीए हूँ, या मैं ये लिखूँ कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई की, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, राइट। तो जितने क्लियर और शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन होंगे ना, उतना अच्छा और उतना आइडियल आपका क्वेश्चनर होगा। फिफ्थ पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। आपके जो क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत लॉजिकल वे में अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले कोई और क्वेश्चन पूछो जिसका बोलते हैं ना रिलेशन दूसरे क्वेश्चन से नहीं हो, डायरेक्ट चौथे क्वेश्चन से हो। आपका क्वेश्चन जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है वो इस तरह से लॉजिकली अरेंज होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये पूछोगे, जैसे दो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन, डू यू यूज स्मार्टफोन, दिस इज इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर इज बी फॉलोड बाय ए। क्या बोल रहे हैं, पहले आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि भाई व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन। अरे यार ये पूछने से पहले उसको ये पूछो कि यार आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं। तो यार लॉजिकली क्वेश्चन अरेंज होने चाहिए ताकि सामने वाले बंदे को अपन लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्स करवा पाए। क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव नेचर, पर्सनल क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने चाहिए, कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने चाहिए। मोर ओवर अपन को उनको अश्योरेंस देना चाहिए कि आप जो भी क्वेश्चंस हमको देंगे, जो भी आंसर्स हमको देंगे, हम लोग उसको पूरा क्या रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चनर में आप जितना कम कैलकुलेशन वाला पार्ट रखो ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैथमेटिक्स, क्योंकि ऐसा माना जाता है एवरेज लोग है ना मैथमेटिक्स में थोड़े वीक ही होते हैं, तो उससे अच्छा आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे रखिए ही नहीं। लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं, द क्वेश्चन हैविंग येस एंड नो और मल्टीपल आंसर शुड बी आस्क्ड। जैसे येस नो वाले क्वेश्चंस पूछो, ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछो, ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मत पूछो। जितने ज़्यादा इंटरप्रिटेशन और अलग टाइप के आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, उनके लिए इतने लंबे लंबे आंसर लिखना थोड़ा दिक्कत में रहेगा। इसीलिए आप एकदम शॉर्ट क्वेश्चनर बनाइए। देखिए ये एक क्वेश्चनर है, इसमें अपन ने हेडिंग डाली, हेडिंग के बाद देखो कितना सिंपल क्वेश्चनर है। नेम, भाई क्या आपका जेंडर है, प्लेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, टेकन नॉट टेकन, भाई गवर्नमेंट ग्रांट टेकन नॉट टेकन, स्ट्रीम, मीडियम, स्कूल टाइम। देखो ये क्वेश्चन आप भरने में अपन को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अपन लोगों को उनको वापस से उनको भेजने में भी उनको ऐसा जोर नहीं आएगा। वो लोग बोलेंगे चलो ठीक है अपन भेज भी देंगे। तो ये तुम्हारे 8 क्या है, कवरिंग लेटर होना चाहिए,
नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी इंक्वायरी के हिसाब से होने चाहिए, सिंपल शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, लॉजिकली अरेंज होने चाहिए, पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, जितना हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। कल अपन लोग करेंगे क्वेश्चन आर बाय पोस्ट, क्वेश्चन आर बाय एन्यूमरेटर और सेकेंडरी डेटा का ये लिमिटेशन वाला पार्ट। ये चैप्टर अपना कल खत्म हो जाएगा।